Hello students, welcome to Topper Choice. My name is Pawan Joshi and I am your physics tutor. आज हम करेंगे +2 का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ से रिलेटेड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस दैट एरिया इन अ यूनिट टाइम। और सीधा कह सकते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। सो नंबर ऑफ the amount of charge flowing across that area per unit time। एक यूनिट टाइम में किसी यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट का फॉर्मूला होता है Q बाई टी, चार्ज डिवाइड बाई टाइम। डेरिवेटिव के टर्म में लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, यानी चार्ज का आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो आपको मिलेगा करंट। करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। और 1 कूलम की यहाँ पे डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। 1 कूलम वो चार्ज है जो किसी यूनिट एरिया से पास होएगा 1 सेकेंड में, और उस एरिया में कितना करंट होना चाहिए, उस कंडक्टर में, उस यूनिट एरिया में कितना करंट होना चाहिए, 1 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हो 10⁻6 से। मिली में 10⁻³ होते हैं, मिसप्रिंट है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर ट्रीट की जाती है। वैसे ये एक टेंसर क्वांटिटी है, हम सिर्फ इसको स्केलर एज ए ट्रीट करते हैं, पढ़ते स्केलर है, लेकिन एक्चुअल में टेंसर क्वांटिटी है, ना स्केलर ना वेक्टर। तो एक्चुअल में करंट जो है वो टेंसर है। वैसे हम इसको ट्रीट करते हैं स्केलर की तरह। और साइन कन्वेंशन जो है, जिसे हम कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं, मतलब जो हम कंडक्टर में करंट लेंगे उसका हमने सिर्फ साइन कन्वेंशन माना हुआ है कि वो करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ये साइन कन्वेंशन है, सिर्फ ओनली साइन कन्वेंशन। वैसे ट्रीट करेंगे स्केलर क्वांटिटी, स्केलरली ऐड होता है। जैसे देखो यहाँ पे 3 एम्पियर करंट इस जंक्शन की तरफ जा रहा है, 4 एम्पियर इस जंक्शन की तरफ जा रहा है, तो दोनों का सम एल्जेब्रिकली सम हुआ है 3 + 4 7 हो गया। एल्जेब्रिकली सम किसका होता है? जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, वेक्टर सम नहीं है। तो करंट को हम ट्रीट करेंगे एज अ स्केलर। अब आता है ओम्स लॉ। ओम्स का कहना है कि किसी कंडक्टर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, किसी कंडक्टर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, तो उसमें फ्लो होने वाला करंट इस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end, provided क्या कंडीशन है, temperature and other physical condition remains unchanged। अगर टेम्परेचर सेम है, अदर फिजिकल कंडीशन भी क्या है, सेम है, तो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। तो V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा I के, और इन दोनों को कंबाइन साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा R। आर को कहते हैं रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ये कितना करंट को अपोज कर सकता है, करंट को कितना ये कंडक्टर अपोज कर सकता है। अभी पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ पे ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरफ V बना लीजिए, इस तरफ I, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। अब आ गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हर कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है, इवन हर मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। यानी ये प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मतलब करंट के फ्लो, चार्ज के फ्लो होने को मतलब करंट को अपोज करना। तो R इक्वल टू होता है V बाई आई, उसी फॉर्मूले से है ओम्स लॉ से। रेजिस्टेंस की यूनिट हमने पढ़ी हुई है, ओम होती है। ये स्केलर क्वांटिटी है।
और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है और करंट अगर 1 एम्पियर है तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम होगी। रजिस्टर का सिंबल ये है, ऐसा भी बना सकते हो, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, अगर ऐसा एरो बनाया हुआ तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और अगर ऐसे है तो ये पोटेंशियल डिवाइडर होता है। वोल्ट मीटर में V बना होगा, एमीटर में A, गैल्वेनोमीटर में या तो G या ये एरो बना होगा। ठीक है जी, तो ये है कुछ सिंबल्स। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सबसे पहले रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब लेंथ की कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मान लो हमारे पास L लेंथ है, अब हमने उस L लेंथ को स्ट्रेच करके 2L कर दिया, अब रेजिस्टेंस चेंज होगी। ऐसे नहीं कि L लेंथ में L लेंथ की न्यू लेंथ कोई न्यू सेम कंडक्टर ही ऐड कर दिया, मतलब दो पीस वायर के जोड़ने से रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। आपके पास जो कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, उसी लेंथ में चेंज आने से या तो वो लेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए, या कंप्रेस्ड हो जाए, या स्ट्रेच्ड हो जाए। वही लेंथ अगर उसी लेंथ में चेंज आ रहा है तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। ऐसे नहीं कि L लेंथ का एक वायर है और L लेंथ का दूसरा वायर है, हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया और अब रेजिस्टेंस चेंज हो गया, ऐसा नहीं होएगा। आपके पास जो L लेंथ का रेजिस्टेंस है उसी में चेंजेस आने चाहिए, मतलब उसी L लेंथ में चेंज आनी चाहिए, या तो वो स्ट्रेच होकर लंबी हो जाए या वो कंप्रेस होकर छोटी हो जाए, तभी रेजिस्टेंस उस लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑब्वियसली आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होएगा, कंप्रेस कर रहे हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की। जब लेंथ बढ़ेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होएगा। तीसरा जो है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ये जो है कंडक्टर की। एक और फैक्टर है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, क्योंकि ओम्स लॉ ने बताया है कि कंडक्टर का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, अनचेंज्ड, तभी आर को आप कांस्टेंट मान सकते हो। पर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आर फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा। इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइंड करिए, अगर हम ऊपर लेंथ और नीचे एरिया, तो प्रोपोर्शनल साइन हटा के यहाँ पे रो लगाते हैं, इसे कहते हैं रजिस्टिविटी, इसे कहते हैं रजिस्टिविटी। इस रो सिंबल को बोला जाता है रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो ये था हमारे पास रेजिस्टेंस जिन पे वो डिपेंड करता है, फैक्टर्स जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब आता है अभी जो चौथा फैक्टर हम ये डिटेल में करेंगे, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। इससे पहले आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब क्या होता है कि किसी कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब किसी कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो रेंडमली मूव करते हैं पॉजिटिव एंड्स की तरफ। जैसे मान लो इसको मैंने की से कनेक्ट कर दिया, जैसे ही की ऑन करूंगा तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ मूव करेंगे, गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का पॉजिटिव एंड ये वाला है, तो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी को बोला जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम मान लेते हैं कि इसमें n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 ले लेते हैं, u1 प्लस इनिशियल वेलोसिटी को हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो 0 है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लग रहा है, टाइम को भी हम एवरेज लेते हैं, उसे टाउ लिखेंगे, टाउ सिंबल बनाएंगे यहाँ पे। ये है एक फर्स्ट वाले का टाइम, टाइम टेकन टू क्रॉस द कंडक्टर बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे n इलेक्ट्रॉन है टू क्रॉस द कंडक्टर, ऐसे ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले वाले की वेलोसिटी क्या आएगी? v1 इक्वल टू u1 प्लस a, उसका एवरेज टाइम। सिमिलरली सेकंड वाले की क्या आएगी? v2 इक्वल टू u2 प्लस a, एक्सीलेशन सबका हम सेम लेके चल रहे हैं। सिमिलरली लास्ट वाले की क्या आएगी? vn वाले की un प्लस a टाउ n। इन सब को हम अगर एवरेज लें, इन सब का एवरेज, वही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर हम इन सब का एवरेज लें, एवरेज वेलोसिटी, उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1 प्लस वी2 प्लस v3 एंड अप टू vn डिवाइड बाई n।
अब इन सारी टर्म्स को यहाँ पे डालेंगे तो u वाली टर्म्स कॉमन ले लो, u1 प्लस u2 प्लस un के नीचे भी n रहने दो, प्लस a टाउ वाली टर्म इकट्ठी ले लो, ये जो रिलैक्सेशन टाइम, इसी को एवरेज टाइम को क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। अब इनिशियल थर्मल वेलोसिटी तो हमने क्या कंसिडर की है, 0, तो वी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस ए, और ये जो एवरेज टाइम आपको दिख रहा है सभी का टाइम डिवाइड बाय एन, इसको हम एवरेज टाइम बोलते हैं, और यही है वो रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जो है एक एवरेज टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। रिलैक्सेशन टाइम क्या डेफिनेशन लिख सकते हो आप इसकी, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होएगा, रैंडम मोशन होएगा, सीधी लाइन में तो चलेंगे, ठीक है, क्या होएगा, रैंडम मोशन होएगा, तो आपस में कोलिजन होएगा, तो टू सक्सेसिव कोलिजन का ये एक एवरेज टाइम है। अच्छा, हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, वी डी इक्वल टू ए टाउ। अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की जगह हम डाल देंगे फोर्स डिवाइड बाय मास। फोर्स को क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय एम। ये पुट करते हैं ए की जगह, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा, दैट इज वी डी इक्वल टू ई ई एम अपॉन टाउ। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ से वो इस तरफ इस एवरेज वेलोसिटी से क्या है, ट्रेवल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ जो है वो एल है, इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी वी डी लेट कर लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि n जो है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, एक यूनिट वॉल्यूम पे इतने इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगी, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इंटू लेंथ। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज Q इक्वल टू NaL, और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। चार्ज निकाल लिया, टाइम निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम टू क्रॉस द कंडक्टर, टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कितनी है L, स्पीड कितनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन दोनों क्वेश्चनों को हम डिवाइड कर देते हैं, या हम I के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। I इक्वल टू होता है Q बाई टी, I के साथ रिलेशन चाहिए, I इक्वल टू Q बाई टी, Q को डाल दिया NaLe, और टाइम है लेंथ डिवाइड बाई वेलोसिटी, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ENA। तो करंट का रिलेशन आ गया यहाँ पे, I इक्वल टू वी डी ENA। इसको कैसे याद रखेंगे आसानी से, VENA, वी ना करके किसी का नाम है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, I बराबर वी ना, तो ये फॉर्मूला इजीली आपको याद रहेगा। तो I करंट और किसके बीच में रिलेशन हमने बता दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। यहीं से हम ओम्स लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं। ओम्स लॉ को कैसे प्रूफ करेंगे, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR। तो हम सबसे पहले I का फॉर्मूला पिक करते हैं, वीना वाला, VENA। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को EE बाई
टाउ बाई एम पुट कर देते हैं, तो आई क्या आ जाएगा, ई टाउ बाई एम, ई एन ए ऑलरेडी था वहाँ पे, तो आई आ जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर ई टाउ एन ए एम। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या पुट कर सकते हैं, वोल्टेज की टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वोल्टेज की टर्म में V बाई एल पुट कर सकते हैं। ये भी हमने लास्ट चैप्टर में किया था, सेकंड चैप्टर में, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज और ड्रिफ्ट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हमने V बाई एल डाल दिया, ये V जो यहाँ पे पोटेंशियल है, तो V बाई एल हमने किसको डालना है, E को डालना है, बड़े E को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड बाई लेंथ। अब हम क्या करते हैं, इस V को I के डिनोमिनेटर में ले आते हैं, I डिवाइड बाई V हो जाएगा ई स्क्वायर एन ए टाउ अपॉन एल। अब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, V बाई I जो है वो R होता है, तो यहाँ पे M भी है, तो ये हो जाएगा एम एल ई स्क्वायर एन टाउ ए। तो ये V बाई आई, ये पूरी टर्म जो है वो कांस्टेंट है, जो राइट हैंड साइड है वो पूरा पूरा क्या है, कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है राइट साइड वाला। तो कांस्टेंट है तो हम इस पूरे को क्या पुट कर देते हैं, आर पुट कर देते हैं, क्योंकि आर कांस्टेंट होता था ओम्स लॉ में। तो V इक्वल टू आर, तो यहाँ से प्रूफ हो गया V इक्वल टू आई आर। हमने किस को कांस्टेंट पुट किया है, राइट साइड वाली चीज को। देखो कैसे, इसको हमने आर पुट किया, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या पुट किया हमने, एम ई स्क्वायर एन टाउ और एल बाई ए। अब ध्यान से देखिए, तो अभी हमने आर का एक रिलेशन निकाला था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। इसका मतलब ये जो सारी टर्म है वो क्या है, रजिस्टिविटी है, वेयर रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम ई स्क्वायर एन टाउ इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। यह है रजिस्टिविटी। तो ऐसे हमने यहाँ पे क्या किया, ओम्स लॉ को डिडक्ट किया, डिड्यूस किया है आई वाले फॉर्मूले से। अब आता है रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा और ई, इसे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोला जाता है। तो हम ये रिलेशन निकालते हैं, जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है, जे ई और सिग्मा के बीच में, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। तो अगर हम जैसे रजिस्टिविटी यहाँ समझे थे, तो रजिस्टिविटी का अगर हम रेसिप्रोकल करते तो कंडक्टिविटी आ जाता है। तो अगर मैं इस रो का उल्टा कर दूं, 1/रो मतलब ई स्क्वायर एन टाउ बाई एम, तो इसको बोला जाता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो इसी के साथ जो है रिलेशन निकाल रहे हैं। अब जे होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है, जे करंट डेंसिटी। जे इक्वल होता है करंट पर यूनिट एरिया। अब वीना वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ये होता है वी डी ई एन ए अपॉन ए, यानी करंट डेंसिटी क्या होता है, वी डी ई एन। करंट पर यूनिट एरिया को बोलते हैं करंट डेंसिटी। सिग्मा मैंने बता दिया कंडक्टिविटी, और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन तीनों में हम क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं। अब फिर से हम वही वाला रिलेशन यूज करते हैं, यूजिंग आई इक्वल टू क्या होता है, वी ई एन ए। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ई टाउ बाई एम, ई एन ए। इस ए को जो है हम आई के नीचे लिख लेंगे इस तरफ, आई बाई ए। तो यहां से आ गया ई स्क्वायर ई टाउ एन अपॉन एम, आई बाई ए। अब हमने पीछे पढ़ा था कि ई स्क्वायर टाउ एन बाई एम को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो इस रिलेशन में
ई स्क्वायर एन टाउ को क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा, हम इसको सिग्मा पुट कर देते हैं, और आई बाई ए को क्या पुट कर सकते हैं, जे, तो ये बन गया जे और ये बन गया सिग्मा और ये बन गया ई। दिस इज द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे इक्वल टू सिग्मा ई। नेक्स्ट आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की क्या एवरेज वेलोसिटी होगी इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोला जाएगा मोबिलिटी। मोबिलिटी इज द चार्ज कैरियर्स of a charge carriers is the drift velocity acquired by it in a unit electric field, यानी drift velocity per unit electric field। अब drift velocity का फॉर्मूला क्या होता है, q e tau by m। चार्ज की बात हो रही है इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे ई नहीं ले रहे, क्योंकि कोई भी चार्ज कैरियर से किसी की भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है, प्रोटॉन की भी हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे क्यू ले रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यू ई टॉप बाई एम पुट कर देंगे, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ गया ये क्यू टाउ बाई एम। इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे क्यू की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है, टाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। होल्स के लिए ये चैप्टर 14 में आपके पास आएगा, जहाँ पे सेमीकंडक्टर पढ़ाया जाता है, वहाँ पे आपको होल्स पता चलेगा। होल्स जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को कहते हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मोबिलिटी ऑफ होल्स अगर लिखना है तो चार्ज ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन पे सेम होता है और मास प्रोटॉन जितना होगा। मोबिलिटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 सेकेंड -1। In a metallic conductor, the electron current is due to the free electron, जो कि हमने अभी प्रूफ किया था वीना वाले रिलेशन से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पुट कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में ये आ जाएगा। यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको म्यू ई कैसे पुट किया, म्यू क्या होता है, मोबिलिटी, तो वी डी बाई ई, तो यहाँ से वी डी क्या आएगा, म्यू इंटू ई। द कंडक्टिविटी ऑफ द, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वो जो होल्स की बात हुई थी पीछे। द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इज, सेमीकंडक्टर में दोनों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल्स की वजह से। कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसीलिए सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट होएगा वो इलेक्ट्रॉन का करंट भी होएगा और होल्स का करंट भी होएगा। इलेक्ट्रॉन का करंट कितना होएगा, ये वाला ई एन ए वी ई, वीना वाला वी एन ए, और यहाँ पे होल्स के लिए वी, उसकी होल्स की स्पीड होगी वी एच, और पी हम क्या मान रहे हैं, नंबर ऑफ होल्स। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, नंबर ऑफ होल्स। चार्ज दोनों पे सेम होता है। अब हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर देंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, म्यू इंटू ई। म्यू क्या है, ड्रिफ्ट मोबिलिटी, तो मोबिलिटी के टर्म में हमने इलेक्ट्रॉन में भी डाल दिया और होल्स में भी डाल दिया। अब यहाँ से ई, ए और कैपिटल ई कॉमन आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स इंटू मोबिलिटी ऑफ होल्स, ये पुट कर देंगे। इधर v को हम पुट करें, i को पुट करेंगे v बाई आर, और वोल्टेज को पुट कर सकते हैं e इंटू एल, और नीचे जो रेजिस्टेंस है उसको क्या पुट कर सकते हैं, रो एल बाई ए। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ए ऊपर चल जाएगा, यानी i को आप रिप्लेस कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया डिवाइड बाई रो रजिस्टिविटी। रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से ई ए और ई ए कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई रो इक्वल टू दिस और सिग्मा इक्वल टू दिस। तो ये रिलेशन भी जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम प्रूफ करते हैं सिग्मा का और मोबिलिटी के साथ, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ, यहाँ पे पी आई, दिस इज पी नॉट रो। पी क्या है, नंबर ऑफ होल्स। डिटेल में जो है इसमें नंबर इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, ये सारा आपको सेमीकंडक्टर में पढ़ाया जाएगा चैप्टर 14 में। टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो रेजिस्टिविटी अभी अभी हमने निकाला था, रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, मान लो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे तो उनको टाइम क्या लगेगा, कम, टाइम कम लगेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मेटल्स में रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है।
सिर्फ मेटल्स। सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा होएगा, ठीक है जी। तो रेजिस्टिविटी का ये रिलेशन है रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा, इसे कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर, डेल टी लिख सकते हो। और यहाँ पे जो अल्फा इसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ दैट कंडक्टर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर। रो नॉट को सबसे 0 डिग्री पे जो रेजिस्टिविटी है, लोअर रेफरेंस जिसको बोलेंगे, जो भी आपको लोअर पॉइंट दिया होगा, यूजली ये 20 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम अल्फा का रिलेशन उसी फॉर्मूले से निकालते हैं, रो माइनस रो नॉट डिवाइड बाय रो नॉट इंटू डेल्टा टी, ये डेल चेंज इन टेम्परेचर। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसे अल्फा बोला जाता है, मे बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। अल्फा की यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस। मेटल के लिए अल्फा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव, मतलब अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अगर टेम्परेचर लो है तो रेजिस्टिविटी ऑफ द प्योर मेटल इंक्रीजेस एज हाई पावर ऑफ द टेम्परेचर। एलॉय की हाई रेजिस्टिविटी होती है और रेजिस्टिविटी नाइक्रोम की, नाइक्रोम एलॉय है एक, हैज अ वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस while the मैग्नीन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसीलिए एलॉयज के क्या बनाए जाते हैं, हीटिंग डिवाइस बनाए जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बियर कर सकते हैं। तो हीटिंग डिवाइस एलॉय के ही बनाए जाते हैं, जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन, जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हैं, ताकि वो ईजिली बर्न ना हो। अब यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, ये मेटल्स के लिए, ठीक है, कोई भी मेटल आप ले सकते हो। लेट सपोज दिस फॉर मेटल, मेटल का ग्राफ ये होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ये एलॉयज का ग्राफ है, जनरली इसको हम नाइक्रोम लिख सकते हैं, एलॉयज में यही बनेगा, लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट जीरो पे प्योर मेटल हैज नेग्लिजिबल स्मॉल रेजिस्टिविटी व्हाइल एलॉयज हैज सम रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर का भी ग्राफ होएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में रिलेशन ये है, इसका मतलब अगर रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। तो जहाँ पे रो का फॉर्मूला था वहीं पे अब आर का बन जाएगा। आर टी का मतलब है टी डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस है, इसे लोअर लिमिट बोलेंगे, जितना भी दिया होगा। जर्नली ये रेफरेंस लोअर क्या होता है, 0 डिग्री, और आर टी जो है वो टी, जिस टेम्परेचर पे वो रेजिस्टेंस पूछी जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे बेस जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये है इन केस ऑफ इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। यहाँ पे रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम चेंज नहीं होता है इस केस में, ठीक है। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कॉन्सिक्वेंटली इन कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, एंड रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी एक्सपोनेंशियली। तो हम रेजिस्टिविटी का ग्राफ बना रहे हैं, दैट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, कंडक्टर के सॉरी इंसुलेटर में भी और सेमीकंडक्टर में भी। अब आता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि वहां पे बताया गया था कि टेम्परेचर रिमेन सेम, तभी जो है वो आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इन्हें नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। पहले ओमिक कंडक्टर किन्हें बोलते हैं, जिनमें वी और आई क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट इज ओमिक कंडक्टर। अ मेटालिक कंडक्टर फॉर अ स्मॉल करंट एंड द इलेक्ट्रोलाइट लाइक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर ओमिक कंडक्टर। ये आप पढ़ोगे सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं केमिस्ट्री में। जो मेटालिक कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट है वहां पे दोनों सॉल्यूशन, जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट दोनों मूव करते हैं, ठीक है। ये आप इलेक्ट्रोड्स, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स को पढ़ाया जाता है, वहां पे आपको ये समझ आएगा। वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे कंडक्टर को बोला जाता है ओमिक कंडक्टर। अगर नहीं है तो नॉन ओमिक। किन में नहीं है, देखो, नॉन ओमिक कंडक्टर, द कंडक्टिव कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे Ohm's law are called non-ohmic conductor. The resistance of such conductor is not constant. Given temperature पे ये constant नहीं रहती है।
तो वी आई का ग्राफ आपको स्ट्रेट नहीं मिलेगा, ठीक है। वी आई का रिलेशन लीनियर नॉन लीनियर ही रहेगा ऑब्वियसली। वी आई रिलेशन डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द वी के साइन पे डिपेंड करेगा। एंड वी आई रिलेशन इज नॉट यूनिक, और एक वैल्यू भी नहीं रहेगी। तो ये ग्राफ है, देखो लीनियर नहीं है, नॉन ओमिक बिहेवियर यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसा होना चाहिए था ओमिक बिहेवियर, नॉन ओमिक स्टार्ट हो गया। और ये है वी आई ग्राफ किसके बीच में, ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है ये, ठीक है। जैसे वाटर वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, ये ग्राफ है डायोड का, जंक्शन डायोड, ये भी आप 14 चैप्टर में पढ़ोगे, जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, उसका ये ग्राफ है। तो देखो वोल्टेज के साइन पे डिपेंड कर रहा है, अगर नेगेटिव साइन है तो करंट का ग्राफ इधर है, और पॉजिटिव वोल्टेज है तो इधर है। इसे कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, और इसे कहते हैं रिवर्स वोल्टेज। तो ये हम डिटेल में जो है 14 चैप्टर में करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। वी आई ग्राफ देखो, गैलियम आर्सेनाइड, ये भी एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो इसका यूनिक वैल्यू नहीं है, कहीं पे बढ़ रहा है कहीं पे घट रहा है। नॉन लीनियर रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, यहाँ पे रेजिस्टेंस नेगेटिव होगी। तो ये वो मटेरियल है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, यानी इनको बोला जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर। सुपर कंडक्टिविटी, the phenomena of complete loss of resistivity by certain metal and alloys when they are cooled below a certain temperature called superconductivity। जब वो अपनी रेजिस्टिविटी को लूज कर देंगे, इस टेम्परेचर को बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वाली सिचुएशन, तो ये वो टेम्परेचर है जिसके बिलो कुछ मेटल अपनी रेजिस्टिविटी को लॉस कर देते हैं। एलॉयज भी ऐसे हैं, ऐसे टेम्परेचर को बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, और ऐसे कंडक्टर अब क्या होंगे, सुपर कंडक्टर होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉज बताया जा रहा है, कॉज क्यों है सुपर कंडक्टिविटी का। इट इज बिलीव दैट नियर द ट्रांजिशन टेम्परेचर अ वीक अट्रैक्टिव फोर्स act on the electron which bring them closer to form a coupled pair. Such coupled pair do not deflected by ionic vibration, so move without collision. Without collision move कर देते, इसलिए सुपर कंडक्टिविटी, कोई रुकावट नहीं। तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये डी एन बाई डी टी होएगा, ठीक है। डी एन बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 3.3 इंटू 10 की पावर 19। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, आई का फॉर्मूला लगा देंगे, आई होता है डी क्यू बाई डी टी, आपने क्यू पढ़ा था एन ई होता है, तो क्यू की जगह एन ई पुट कर देते हैं। तो यहाँ से डी एन बाई डी टी पूरा का पूरा दिया हुआ है हमें 3.3 इंटू 10⁻19, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 5.3। तो ये रिलेटेड था करंट से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ द रेजिस्टेंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इन 1 सेकेंड। तो फिर से हम यहाँ से आई का फॉर्मूला लगाते हैं, आई होता है V बाई आर, और आई को हम क्या पुट कर सकते हैं, Q बाई टी, और Q को हम एन ई पुट कर देंगे, तो वी टी बाई आर, और यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वी टी बाई आर इंटू ई। 200 वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है, टाइम 1 सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। इसको सॉल्व करेंगे और मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन आता है। द रेशो ऑफ द करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो J करंट डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिग्मा आएगा। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी, क्योंकि J इक्वल टू क्या होता था, सिग्मा ई। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट विद स्पीड vd इन अ कंडक्टर विद पोटेंशियल डिफरेंस v, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है v।
अगर वोल्टेज को V/2 कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता था E/τ/m और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं V/L। यानी ये बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर वोल्टेज हाफ हो रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी। 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन आया भाई। A steady current flow through the metallic wire whose area of cross section increases continuously from one end of the wire to the other. The magnitude of drift velocity Vd of free electron। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एरिया के साथ क्या रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का E/τ/m। करंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, आई का फॉर्मूला क्या होता था V ना, VENA। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो ए ऑप्शन होना चाहिए। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे, जैसे लास्ट चैप्टर में कैपेसिटेंस पढ़ा था वैसे ही कुछ है। V इक्वल टू क्या होता है IR। अब सीरीज में जो है करंट सेम रहता है, तो I सब में सेम है, तो V1 क्या होएगा IR1, V2 होएगा IR2, V3 IR3 होना चाहिए। तो टोटल वोल्टेज, टोटल V क्या होएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V को डालेंगे IR, ये हो जाएगा IR1, ये IR2, ये IR3। कॉमन लेके I कट जाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड अप टू सो ऑन, अगर 3 से ज़्यादा है। अब पैरेलल में क्या होएगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, देखो ये A से जुड़ा हुआ है और ये भी B से जुड़ा है, सारे सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है। तो V सेम है, I डिफरेंट है, तो हम I निकाल लेते हैं, I इक्वल टू V/R। तो फर्स्ट वाले पे करंट क्या होएगा V/R1, V तो सेम है। सेकंड वाले का करंट कितना होएगा V/R2, थर्ड वन V/R3। तो टोटल करंट हम इसका सम कर देते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ डाल देंगे V/R, इधर होएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V कॉमन लेके कट जाएगा, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दो के लिए हम डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं। मान लो ये एक R1 है और एक R2 है, तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो हम इनका एलसीएम लेके डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ऊपर प्रोडक्ट नीचे इनका सम। तो दो को हम क्विकली ऐसे जोड़ सकते हैं पैरेलल में, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम। अब इससे नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो कोई सी भी सेल है, जैसे मान लो ये सेल है, तो इसके अंदर ईएमएफ का मतलब क्या है कि जब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, व्हेन नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो जो इस सेल का वोल्टेज होएगा, इस सेल के पोटेंशियल को बोला जाएगा ईएमएफ। ठीक है। अब इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, जो मटेरियल यूज हो रहे हैं, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस, उनकी रेजिस्टेंस को बोला जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो भी इसके अंदर मटेरियल है उनकी रेजिस्टेंस मान लिया हमने R है, स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब ये सेल कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगी, तो वोल्टेज ड्रॉप रोकेगी कितना I इंटू जितना इसका रेजिस्टेंस है, तो भेजेगी कितना, ये ड्रॉप वोल्टेज है। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है V, तो इस V को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज क्या आएगा
जब सर्किट में करंट फ्लो होएगा तो रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होएगा, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। अब इस केस में हुआ क्या कि जो सेल थी उसका खुद का वोल्टेज कितना था जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था, ईएमएफ। उसने उसमें से कितना भेजा, जितना ड्रॉप है उसको माइनस कर दो, तो V इक्वल टू क्या आएगा, E माइनस आई आर। यह है टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। इंटरनल ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द फैक्टर, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करेगी, मटेरियल्स पे डिपेंड करेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितना ज़्यादा वो मटेरियल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच के इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पे भी। इट वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। इंटरनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कम होने पे इंक्रीज होएगी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही। तो टर्मिनल वोल्टेज V है, V इक्वल टू आई आर। ईएमएफ बताया था, ईएमएफ ही वोल्टेज है अगर सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। अब इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। V का फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस आई आर। तो आई आर को दूसरी तरफ ले जाते हैं, E माइनस वी। आर इक्वल टू E माइनस वी बाई आई। आई को पुट कर देते हैं V बाई कैपिटल आर। तो V बाई कैपिटल आर पुट करते हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं, E माइनस वी बाई वी। आर ऊपर चला गया, अब डिनोमिनेटर को अलग लिख देते हैं। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, E बाई वी माइनस वन इंटू आर। दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है केस वन। अगर सर्किट ओपन है तो सर्किट में कोई भी करंट नहीं है, जैसे कि मैंने बताया वोल्टेज जो टर्मिनल वोल्टेज होएगा वही ईएमएफ के इक्वल होएगा। अब जो सेल होते हैं उनका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो कितना करंट, द करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, वी हैव V जो है कम होना चाहिए ईएमएफ से, ज़्यादा होएगा तो फिर करंट वहां से ड्रॉ नहीं किया जा सकता। मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होनी चाहिए। इक्वल कब होगी, जब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे ग्राफ है E वर्सेस R के बीच में। तो ईएमएफ जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। कब, जब सेल से कोई भी करंट ड्रॉन नहीं हो रहा होगा। अगर मान लो सर्किट सेल से कोई भी करंट क्या नहीं हो रहा है, ड्रॉन नहीं हो रहा है, तो ईएमएफ इक्वल होगी टर्मिनल वोल्टेज की। तो बस ये कैपिटल आर पे इंडिपेंडेंट रहेगी। अगर सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा तब V वर्सेस R। अब एक क्लोज सर्किट है तभी V होएगा। V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। तो जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज किया तो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में कितना होएगा, आई आर। और करंट को क्या बोलते हैं, ईएमएफ डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। आई की जगह पुट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आर कॉमन ले लेंगे तो एक तरफ कट जाएगा, एक तरफ डिवाइड हो जाएगा। अगर कैपिटल आर जीरो है तो टर्मिनल वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। ये कब होएगा, जब कैपिटल आर और जब कैपिटल आर जीरो है तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर जीरो तो वी भी जीरो हो जाएगा। और जब कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल है तो वी किसके इक्वल आएगा, E बाई टू के। जब कैपिटल आर इन्फिनिटी है तो वी क्या हो जाएगा, ईएमएफ के इक्वल आ जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया। जब कैपिटल आर और छोटा आर इक्वल है तब टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल है, V किसके इक्वल है, E बाई टू के। और जब इन्फिनिटी है तो ये E के इक्वल हो जाएगा वोल्टेज। ये था ग्राफ बिटवीन V एंड R। V और I के बीच में भी यहाँ पे एक ग्राफ है, देखो स्लोप इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये V है और ये I के बीच में ग्राफ है, स्लोप है माइनस R। तो E इक्वल टू V और I के बीच का ग्राफ देखते हैं। V इक्वल टू E माइनस आई आर, हमने अभी अभी ये रिलेशन पढ़ा था। यहाँ पे हमने x को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करने के लिए आगे पीछे लिख दिया है। m यहाँ पे स्लोप होती है, m क्या है, स्लोप। और इस इक्वेशन में m की जगह पे क्या है, माइनस आर। तो यहाँ पे अपनी स्लोप होगी माइनस आर। अब a वाले पॉइंट पे देखो, इस a वाले पॉइंट पे करंट जीरो है
और इस बी वाले पॉइंट पे वी जीरो है, तो ए वाले पॉइंट पे करंट जीरो, तो एट ए आई इक्वल टू जीरो, आई यहाँ पे जीरो डालेंगे तो वी और ई क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, जिसको इंटरसेप्ट बोलेंगे, वाई के इंटरसेप्ट आ जाएगा। एट द पॉइंट बी, बी वाले पॉइंट पे देखो वी क्या है, जीरो है, वी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगी टर्म, तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ई इक्वल टू आई आर आ गया। यहाँ पे आई को अगर हम ई डिवाइड बाई आई कर दें तो इसे स्लोप बोलेंगे, और ये नेगेटिव स्लोप होएगी। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल और सीरीज दोनों। सबसे पहले सीरीज वाला है, मान लो एक सेल जिसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और दूसरा ईएमएफ E2 है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इनको हमने सीरीज में जोड़ा, सीरीज में जोड़ने के लिए प्लस इसका माइनस, फिर उसका प्लस इसका माइनस, कनेक्ट है आपस में, तो इनका जो नेट ई इक्विवेलेंस आएगा वो कितना आएगा। सबसे पहले सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट, तो हम V का फॉर्मूला लिखते हैं E माइनस आई आर, तो फर्स्ट वाली सेल का वोल्टेज होएगा E1 माइनस आई आर वन, सेकेंड वाली का टर्मिनल वोल्टेज होएगा E2 माइनस आई आर टू, टोटल वोल्टेज इन दोनों का सम हो जाएगा V1 प्लस V2, तो ये हो जाएगा E1 माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर टू। तो यहाँ से E1 वाली टर्म इकट्ठे लिख लेते हैं, माइनस आई कॉमन ले लेते हैं R1 प्लस R2 के साथ, इसको बोलते हैं E इक्विवेलेंस और इसको बोलते हैं R इक्विवेलेंस। यानी सीरीज में जो है EMF कैसे जुड़ती है, डायरेक्ट, यानी E इक्विवेलेंस जो है वो कितना होएगा, E1 प्लस E2 एंड अप टू सो ऑन, अगर n तक है, और R इक्विवेलेंस कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2 अप टू सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर एक सेल ऐसे लगी हुई है और दूसरी सेल ऐसे है, इसका EMF E2, इसका EMF E1, अभी देखो प्लस माइनस इसका माइनस उसके प्लस से जोड़ा है, तो EMF इक्विवेलेंस जो है बीच में प्लस का साइन आएगा, क्योंकि बैटरी जो है वो सही लगी हुई है। अगर एक सेल ऐसे है दूसरी ऐसे है, अब ये बैटरी जो है उल्टी लगी हुई है, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे, तो ये माइनस हो जाएगा, ई इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, ई माइनस E2। बैटरी के टर्मिनल्स का ध्यान रखेंगे। अब ई, क्योंकि सेकंड वाली को हमने माइनस करना है, फिर रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो केस हो चाहे ये केस हो, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। ये था EMF ऑफ टू सेल्स इन सीरीज। अब आता है सेल्स इन पैरेलल। अगर हम पैरेलल में देखें तो इसका वोल्टेज भी सेम है, देखो ये भी B और B1 B2 से कनेक्ट है, ये भी B1 B2 से कनेक्ट, तो वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट होता है पैरेलल में। तो पहले हम यहाँ से करंट को निकाल लेते हैं, आई उधर जाएगा, V इस तरफ माइनस में आ जाएगा, यहाँ से आई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, E माइनस वी बाई आर। टोटल करंट जो है दोनों का I1 प्लस I2 के इक्वल है। अब यहाँ पे हम E माइनस वी बाई E1 माइनस वी बाई R1 पुट करेंगे, पहले वाले का करंट, V को सेम रखेंगे क्योंकि ये पैरेलल में जोड़े जा रहे हैं, R2। अब हमें ऐसी ही फॉर्म बनानी है, तभी हम E इक्विवेलेंस लिख सकते हैं। ऐसी फॉर्म कैसे बनाएंगे, इसका सेपरेट कर दो, E1 के नीचे R1 प्लस E2 के नीचे R2, माइनस V कॉमन आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों V वाली टर्म का भी और E वाली टर्म का भी, तो हमारे पास I आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2, इस तरफ माइनस V R2 प्लस R1 बाई R1 R2। हमें वैसी ही फॉर्म बनानी है, V इक्वल टू E माइनस आर वाई, तो ये V वाली टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और I वाली जो टर्म है उसको राइट साइड लिख देंगे, तो ये E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2। अब हमें यहाँ पे V चाहिए, तो ये सारी की सारी टर्म उधर जाके उधर ले जाएंगे, यहाँ V बचेगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में। यहाँ पे ध्यान रखिए ये एलसीएम लिया जा रहा है, नीचे R1 R2 प्रोडक्ट होएगा,
यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो R1 R2 मल्टीप्लाई में होंगे R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 R2। ये वाली टर्म इसके साथ भी लिखेंगे और I के साथ भी लिखेंगे। I के साथ भी लिखेंगे तो R1 R2 ऊपर लिखेंगे, R1 प्लस R2 नीचे लिखेंगे। इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब सेम वैसी ही फॉर्म बन गई है जैसी आपको चाहिए थी। V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इसे कहेंगे EMF इक्विवेलेंस और इसे कहेंगे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस। ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम हो तो पैरेलल में ऐसे जुड़ता है रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस भी वैसे जुड़ता है जैसे एक्सटर्नल जुड़ता है। तो इस वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, EMF इक्विवेलेंस, और इस वाली टर्म को लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस। तो पैरेलल में आप सेल्स को ऐसे जोड़ते हो। मिक्स्ड ग्रुपिंग का भी क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होएगा, n सेल्स हमने लेट कर लिए हैं एक रो में, ईच का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो देखिए एक सेल, एक जो रो है उसमें कितने सेल्स हैं, n सेल्स हैं। तो वन रो का रेजिस्टेंस क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, एक रो का रेजिस्टेंस आएगा NR। और ऐसी ऐसी कितनी रोज है, M रोज है, और बाकी किस में है वो M रोज, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इनका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, पैरेलल में 1 अपॉन करके जोड़ेंगे। 1 अपॉन पहली रो का प्लस 1 अपॉन दूसरी रो का प्लस 1 अपॉन तीसरी रो का एंड अप टू ऐसी ऐसी कितनी टर्म्स हैं, M रोज है। M टर्म्स तक जाएंगे तो ये M/N R हो जाएगा। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस आ जाएगा NR/M। ये इंटरनल निकाला हमने और क्वेश्चन में एक्सटर्नल भी दिया हुआ है। अच्छा, एक सेल का EMF कितना है, E। ऐसे ऐसी कितनी सेल्स हैं एक रो में, N। तो NE होएगा एक रो का, और बाकी रो का भी NE होएगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है। तो हमने क्या लिख दिया, EMF ऑफ वन सेल, सॉरी EMF ऑफ वन रो, एक रो का EMF कितना होएगा, NE। तो टोटल EMF भी NE रहेगा क्योंकि बाकी रो तो क्या है पैरेलल में। तो टोटल EMF भी क्या रहेगा, NE रहेगा। टोटल EMF इज NE। हम निकालेंगे करंट। इस सर्किट में टोटल कितना करंट होएगा, EMF डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो इस सर्किट का करंट अगर हमसे पूछा जाए तो I इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो EMF कितना निकाला था हमने, NE। रेजिस्टेंस NR एक्सटर्नल था, NR/M इंटरनल था, और कैपिटल R एक्सटर्नल था। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा NME/NR प्लस MR। अब यहीं पे हम कंडीशन समझ लेते हैं कि करंट कब मैक्सिमम होएगा, I विल बी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम करंट कब होएगा, ये मैक्सिमम तब होएगा जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, व्हेन NR प्लस MR इज मिनिमम। अब इसको मिनिमम प्रूफ करने के लिए a-b का होल स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अंडर रूट NR का स्क्वायर प्लस अंडर रूट MR का स्क्वायर, स्क्वायर भी लगा रहे हैं और रूट भी लगा रहे हैं। सेम टर्म माइनस करेंगे, सेम टर्म प्लस करेंगे, MR NR प्लस 2 अंडर रूट MR NR इक्वल टू मिनिमम। अब मिनिमम के लिए a-b का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, माइनस a-b का होल स्क्वायर जो है वो 0 होना चाहिए, तभी ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, मिनिमम होगी। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अंडर रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ से NR इक्वल टू क्या प्रूफ हो जाएगा, MR। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन अ मिक्स्ड ग्रुपिंग सर्किट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब जैसे मान लो ये कोई हीटिंग
एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस क्या है आर, इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग एच जो है हीटिंग डिवाइसेस में हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड करंट के स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ दैट अप्लायंसेस, और इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम ऑफ हीटिंग, कितनी देर तक आप उसको हीट दे रहे हो। तीनों को कंबाइन करेंगे आई स्क्वायर आर टी, तो हीट का एक फॉर्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर होता है एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं हीट डिवाइड बाई टाइम। हीट एनर्जी, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट एनर्जी के फ्लो को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो पावर का फॉर्मूला हम h बाई टी पुट कर सकते हैं। h क्या निकाला था, आई स्क्वायर आर टी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा आई स्क्वायर आर, पावर का एक फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हम इस आई को रिप्लेस कर दें वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से, तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। अब अगर हम इस r को रिप्लेस कर दें, r को हम रिप्लेस कर दें v बाई आई से, तो v बाई आई एक v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा v इंटू आई। ये सारे क्या हैं, पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहीं से आ जाएगी, हीट ही एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, पावर इंटू टाइम लिख देंगे, पावर इंटू टाइम। अच्छा, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट, एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। 1 किलो वाट 1000 वाट के इक्वल होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होती है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि जो पावर है वो किलो वाट में होनी चाहिए और टाइम जो है वो आर में होना चाहिए, तो इसकी यूनिट बनेगी किलो वाट आर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है ये, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो होती है किलो वाट आर। वन किलो वाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जैसे मान लो ये सीरीज में लगे हैं, इसकी पावर P1 P2 P3 है और ये किस में लगे, पैरेलल में। तो सीरीज में जो आपके पास नेट पावर का फॉर्मूला आएगा 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, जैसे कि कैपेसिटर को जोड़ते थे। और पैरेलल में फॉर्मूला आएगा पावर का सेम एज जैसे कैपेसिटर में जोड़ते थे, पैरेलल में P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये टोटल पावर है और ये सीरीज में अगर है तो ऐसे जुड़ेंगे। मैक्सिमम पावर थ्योरम, मान लेते हैं उस बैटरी का जो है ईएमएफ वो ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और जो जिससे कनेक्ट है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है आर। तो करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अब पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई अपॉन आर प्लस आर, वो पुट कर देते हैं ई डिवाइड बाई आर प्लस आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई का स्क्वायर और आर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। इस आर को यहाँ पे हम देखो आर प्लस आर के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये खुल के ऐसे ही बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो यही बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 4 आर, आर भी तो एक टर्म है। तो ये हमारे पास एक
इक्वेशन आ गई है पावर की, आर और आर के बीच में क्या है रिलेशन, ये ई है। इक्वेशन नंबर 1 इसको बना देते हैं। अब ये पावर कब मैक्सिमम होगी, जब नीचे वाली टर्म जीरो हो जाएगी। कौन सी वाली, आर माइनस आर इक्वल टू जीरो डिनोमिनेटर, यानी आर इक्वल टू आर हो जाएगा। ये याद रखेंगे, जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे तो सर्किट में पावर मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी, इतनी होगी ई स्क्वायर बाई 4R। उस पिछली इक्वेशन में पुट करके देखो तो ये ई स्क्वायर बाई 4R हो जाएगी। कहीं भी अगर लिखा है बैटरी शॉर्टेड तो आर जो है वो जीरो हो जाएगा, कैपिटल आर जीरो डालेंगे जो पिछली इक्वेशन थी, तो सिर्फ क्या बचेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बचेगा, आई स्क्वायर आर। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होएगा, ई स्क्वायर बाई आर इंटू आर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर है तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास पावर डिसिपेशन का P इक्वल टू ई स्क्वायर बाई आर। क्योंकि शॉर्ट हो गया तो कैपिटल आर को हम जीरो पुट कर देंगे। तो ये था रिलेटेड सेल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन करंट ड्रॉन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है। तो ये दोनों देखो किस में है, सीरीज में है, तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे, 10 प्लस 14 ये हो जाएगा 24, और ये दोनों भी सीरीज में है देखो, तो इन दोनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब सर्किट को हम क्या करते हैं, दोबारा से देखते हैं इसमें क्या क्या जुड़ा। अच्छा, ये जो 10 है, इस ये जो 20 आया है वो 30 के साथ क्या होएगा, पैरेलल में होएगा। तो सर्किट कुछ ऐसा हो गया। 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी है, सिक्स वोल्ट की बैटरी है। इस टर्मिनल को ए मान लो, इसको बी मान लो। यहाँ पे कितना है 30 ओम, और इन दोनों का आंसर भी कितना आया 20 ओम। अच्छा, जैसे मैंने इसको ए लेट किया, इसको बी किया, तो ये भी बी होएगा, ये भी बी होएगा, ये भी बी होएगा, ये भी ए होएगा, ये भी ए होएगा। तो ए और बी के बीच में 30 जुड़ा है, ए और बी के बीच में ये 20 भी जुड़ा है, और ए और बी के बीच में वो 24 भी जुड़ा है। तो अब इन सब का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया ए और बी के बीच में। तो पोटेंशियल सेम तो पैरेलल में है, तो 1/RP निकाल लेते हैं सीधा। 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/24, यहाँ से RP आ जाएगा, जो भी रेजिस्टेंस आएगा फिर करंट के फॉर्मूले पुट कर देना, V बाई आर पैरेलल। V अपने को 6 दिया हुआ है। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन, यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि कहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस है और कहाँ पे क्या है ओम्स लॉ को वो भी किया जा रहा है। तो देखो बी से लेके सी तक लीनियर ग्राफ नजर आ रहा है, तो बी टू सी तो हो गया ओम्स लॉ, और उसके बाद जहाँ पे स्लोप नेगेटिव है डी से लेके और ई तक, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। तो अगर ये स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप का मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस, तो डी ई नेगेटिव रेजिस्टेंस हो गया, और बी सी पे ओम्स लॉ को फॉलो किया जा रहा है। IV graph of the metal at different temperature T1 T2 as shown in the figure, which of the temperature lower temperature। देखो रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट ज़्यादा होएगा, तो इस वाले T1 पे करंट ज़्यादा है, देखो ना T1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, करंट ज़्यादा है। अगर करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होएगी, यानी रेजिस्टेंस 1 जो है वो कम है रेजिस्टेंस 2 के, तो T1 भी कम होएगा T2 के। Find the temperature at which the resistance of the conductor increased 25% at 27 डिग्री सेल्सियस। अल्फा जो है, अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो इतना दिया हुआ है। तो हम आर टी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आर टी इक्वल टू क्या बताया था, आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो टी माइनस 27 डिग्री, डिग्री में ही आंसर आ जाएगा क्योंकि डिग्री सेल्सियस ही इसकी यूनिट होती है अल्फा की। ये 25% है आर नॉट का, तो आर नॉट को ऐसे रहने दो, 1 प्लस अल्फा, की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 2 × 10⁻⁻⁴
टी माइनस 27 डिग्री। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप टी कैलकुलेट कर सकते हो, यह आ जाएगा 1/4। फिर आप यहाँ से टी को कैलकुलेट कर लो, तो टी का आंसर जो भी आएगा। A current 0.8 ampere flows in a conductor this 40 ohm for 1 minute. Heat produced in the conductor will be, H का फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा I²RT। टाइम को जो है वो 60 मिनट ले लेना, सॉरी 60 सेकेंड। 1 मिनट बोला हुआ है, इसको सेकंड में करना है, 60 सेकेंड ले लेना इसको। बाकी ये फॉर्मूला लगा के आपके पास हीट का फॉर्मूला, हीट का आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय, जब भी आपको बल्ब वाले क्वेश्चन आएंगे पावर वाले, आपने सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालनी है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V²/P, तो V का स्क्वायर 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, जो कि आ जाएगा 484 ओम। अब जिस ऑपरेटेड मतलब किस पे लगाया जा रहा है इस बल्ब को, 110 वोल्ट पे लगा रहे हैं, तो अब 110 वोल्ट की पावर लगा निकालनी है, तो V²/R लेंगे। अब V² वो लेंगे जिस पे इसको लगाया जा रहा है, 110 का स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 484, ये आपका फाइनल आंसर है। R1 R2 दो रेजिस्टेंस है, 4 ओम 6 ओम, कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द बैटरी, द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड। पावर का फॉर्मूला V²/R लगा सकते हैं, क्योंकि V पैरेलल में क्या होता है, सेम, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रूफ हो गया R के। इसका मतलब अगर अपने को रेशियो पूछा है P1/P2 का रेशियो पूछा है, P1/P2 का रेशियो पूछा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, R2/R1 इनवर्स है, यानी 6/4, यानी ये आ जाएगा 3:2। इन अ सर्किट इन अ गिवन नेटवर्क कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं और पावर निकालें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैटरी किसके साथ लगी है, ये ए है, तो ये सारा ए ही है, ये एम है, तो लास्ट में सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ते हैं। देखो 10 और 10, ये 10 और 10 सीरीज में है, 20 हो गया। अच्छा, ये 10 और 10 सीरीज में, तो 20 हो गया, ये वाला 20 हो गया हमारा, ठीक। उसके बाद वो 20 और इस 20 के साथ हम इकट्ठे लगा देंगे इसको, तो ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वाला 20 ओम, बीच वाला AC वाला, और ये वाला 20 ओम। ये दोनों जो हैं पैरेलल में होंगे, क्योंकि अब ये क्या है, इनका पोटेंशियल सेम हो गया, क्योंकि ये भी A to C जुड़ा हुआ है और ये भी फिर A to C हो जाएगा जब मैंने दोनों को ऐड कर दिया है। तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो 1/, पैरेलल में शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, ऊपर प्रोडक्ट नीचे इसका सम, तो 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 10 आ गया। तो इस पूरे सर्किट का अभी तक यहाँ तक का आंसर 10 आया। फिर से हम इसको कनेक्ट करते हैं, 10 किससे जुड़ेगा, A और C से, तो अब हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा हो गया है, A और C के बीच में 10 है, C और D के बीच में भी 10 है, और A और M के बीच में, A और D के बीच में 20 है। ये 20 ओम है, ये 10 ओम है, और ये 10 ओम है, ये निकाल के, A है, ये C है। अब ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, तो इन दोनों का 20 हो गया। और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है 10 ओम का। अभी मैं लास्ट वाला जो 10 ओम है उसको इस सर्किट में नहीं बना रहा हूँ, 30 ओम ये चल रहा है। तो ये दोनों 20 इसके साथ क्या आएगा, 20 इसके साथ फिर से पैरेलल में हो जाएगा, फिर से कितना आंसर आ जाएगा इसका, 10। तो इतने का फिर से क्या आ जाएगा, 10, यहाँ पे 10 है। अब ये 10 और ये 10 सीरीज में होंगे, तो ये हो गया 20।
तो फाइनली वो 20 और 30 आपस में क्या हो गए, पैरेलल में। तो 20 क्योंकि ए और एम के बीच में जुड़ेगा ये भी, ठीक है, और ए एम के बीच में पैरेलल में हो गए। 30 इंटू 20 अपॉन 50, 0 से 0 कट जाएगा, ये आएगा 12 ओम। तो हमारे पास इस पूरे सर्किट का जो आंसर आया है वो 12 आया। अभी मैंने ये 10 और 8 को भी जोड़ना है, ये तो फिर सीरीज में होंगे। तो फाइनल आंसर कितना आ गया रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का फाइनल आंसर आ गया हमारे पास सीरीज में है बाकी 12 ओम उस सर्किट का आया, 10 वाला बचा था और 8 वाला बचा था। 12 20 30 30 ओम आ गया नेट। तो करंट पूछ रहा था हमसे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ही पूछ रहा है। मैंने पूरे सर्किट का निकाला, जो 12 ओम है वो बिटवीन ए और एम है, हमें ए और एम पूछा जा रहा था। तो ए और एम के बीच में 12, ये जो रेजिस्टेंस आया है ये ए और एम के बीच में आया। तो करंट यहाँ से निकाल लेते हैं। करंट क्या होता है, V बाई आर टोटल। तो V कितना है 6, R कितना है 30, 1/5 एम्पियर। पावर के लिए करंट चाहिए होगा, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो पावर आई स्क्वायर आर लगा देंगे। तो आई हमने निकाल लिया 1/5 का स्क्वायर इंटू आर। आर टोटल सर्किट का 30 है, 30/25, 6/5 वाट में आएगा। अब आपको एक डायग्राम दिया हुआ देखो, ये है ईएमएफ और करंट के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में एक ग्राफ है। द प्लॉट ऑफ द वेरिएशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। 3 आइडेंटिकल सेल्स है, तो एक का कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। तो ये 2 वोल्ट होएगा, ये 2 वोल्ट होएगा, 4 वोल्ट होएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या होएगा 6 वोल्ट होएगा। व्हाट इज द ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ वी का फॉर्मूला क्या बताया था, ई माइनस आई आर। इस वाले पॉइंट पे आई 0 है, तो आई की वैल्यू 0 डालो एट आई इक्वल टू 0। जब आई 0, आई कहाँ पे 0 है, यहाँ पे। तो v वहाँ पे कितना है 6, तो 6 इक्वल टू ई माइनस 0। दिस इंप्लाइज ईएमएफ कितनी आ जाएगी 6 वोल्ट आ जाएगी। एक सेल की, 3 सेल है ना टोटल, 3 सेल है, 3 सेल, तो एक सेल की कितनी होगी 6/3, 2 वोल्ट आ जाएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे V0 है, इस तरफ इस पॉइंट पे V0। हम लिखेंगे व्हेन V0, अगर V0 तो यहाँ पे V को 0 डालो, 0 इक्वल टू ई माइनस, ई कितना आया था 6, 6 माइनस आई कितना वहाँ पे 1 इंटू आर। तो आर आ जाएगा यहाँ से 6 ओम। ये टोटल आया है, एक का कितना आएगा 3 है ऐसे ऐसे, तो एक का कितना आएगा 6/3, 2 ओम आ जाएगा। टू सेल्स, 2 वोल्ट 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 0 पैरेलल में कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, सॉरी ईएमएफ। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है पैरेलल में, E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले को लगाओ, ये रहा हमारा E1, ये E2, ये R1 और ये R2। सॉल्व करेंगे ईएमएफ का आंसर आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन सर्किट इज ओपन। अगर सर्किट ओपन होता है तो उसको ईएमएफ बोलते हैं। अब द सर्किट विथ 4 वोल्ट, ये वोल्टेज होगी जब सर्किट में कितना करंट ड्रॉ हो रहा है 2 एम्पियर। इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ, तो आर का फॉर्मूला ई माइनस वी बाई वी इंटू
या फिर ये लगा दो सीधा v इक्वल टू ई माइनस आई आर। v कितना है 4, e कितना है 6 माइनस आई कितना है 2 इंटू आर। 2r उधर चला गया, 2r इक्वल टू 6 माइनस 4 r इक्वल टू 1 ओम। अब यहां से स्टार्ट होता है किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इसे जंक्शन लॉ भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितने करंट मीट करते हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 होता है। यानी दूसरी लैंग्वेज में समझे कि जितना करंट इसके पास आ रहे हैं इक्वल होते हैं दूर जाने वाले करंट के। तो करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू दी करंट लीविंग दैट जंक्शन। यानी टोटल जो एल्जेब्रिक सम है टोटल करंट का क्या होता है 0 होता है। तो जैसे यहाँ पे I1 I2 जंक्शन की तरफ जा रहे हैं तो इनका साइन पॉजिटिव लेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और I3 और I4 अवे जा रहे हैं तो इनका साइन क्या लेंगे नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑफ दिस रूल। तो जो भी करंट जंक्शन की तरफ जाएंगे उनको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, जो अवे जाएंगे उनको क्या किया जाएगा नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। तो यह है करंट लॉ किरचॉफ का। सेकंड लॉ वोल्टेज से रिलेटेड है, इसे कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ एनी लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस इन इट। इसका मतलब जितना भी सम होएगा चेंज इन वोल्टेज का, सबका सम क्या आएगा 0 आएगा। यानी V इक्वल टू डेल V इक्वल टू 0 और IR इक्वल टू 0। इस रूल के लिए साइन कन्वेंशन कैसे भी लगा सकते हो, मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। आपको कैसे लगाने देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, आसान तरीका इस रजिस्टर का प्लस माइनस मार्क कर लेना। रजिस्टर में जहां से करंट एंटर कर रहा है वो प्लस होएगा और दूसरा वाला माइनस। इस रजिस्टर में यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो वो प्लस होएगा, इसमें यहाँ से कर रहा है तो ये प्लस होएगा माइनस। ये प्लस माइनस हमने कंसिडर कर लेने हैं सबसे पहले रजिस्टर में। बाकी जो सेल है उसका तो प्लस माइनस अपने को बताइए, ये माइनस ये प्लस। अब किसी भी एक लूप में मूव करना है और वोल्टेज का सम करते हुए जाना है। जैसे मैं सबसे पहले कौन सी लूप ले रहा हूँ, साइन कन्वेंशन के लिए हमने क्या याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखेंगे, व्हेन लूप, लूप मतलब जो हम मूव करेंगे किस पॉइंट से किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लूप लॉ, व्हेन लूप इज टेकन, जैसे मैं D टू E जा रहा हूं तो मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं, पॉजिटिव टू नेगेटिव इन अ रेजिस्टेंस। मैं ये अपने साइन कन्वेंशन लिख रहा हूं, एनसीईआरटी में डिफर हो सकते हैं, इससे आपके न्यूमेरिकल में कोई भी साइन कन्वेंशन की गलती नहीं होगी, ठीक है। बाकी डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से साइन कन्वेंशन होते हैं। व्हेन द लूप इज टेकन एज पॉजिटिव टू नेगेटिव इन अ रेजिस्टेंस, देन जो उसका आई आर होएगा हम क्या लेंगे उसको नेगेटिव। यानी जो हमारा फाइनल टर्मिनल होएगा ना प्लस से माइनस, वही हम साइन लेते हैं। क्योंकि प्लस से माइनस आसान लैंग्वेज में समझे इसको कहते हैं घटना, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब प्लस से माइनस माइनस, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो घट रहे हैं, इसलिए इसका साइन क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। आई आर का साइन नेगेटिव लिया जाएगा। सिमिलरली अगर हम किसी सर्किट में when loop is taken -2 plus in a resistor, then IR को क्या लेंगे, अब माइनस से प्लस जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो अगर मैं ऐसे चलता C से F तो मैं मेरे सामने क्या टर्मिनल आता, माइनस आता फिर प्लस आता, माइनस से प्लस जा रहा हूं तो इसको मैं बोलूंगा बढ़ना, बढ़ना, माइनस से प्लस, प्लस मतलब बढ़े तो उसका साइन पॉजिटिव। ऐसे ही सिमिलरली ईएमएफ के लिए, ईएमएफ अगर ऐसे है प्लस से माइनस जा रहे हैं, अगर हम प्लस से माइनस जा रहे हैं तो हम ईएफ का साइन नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हम प्लस से माइनस मतलब घटे। अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं
तो हम ईएमएफ का साइन क्या लेंगे, प्लस। तो दोनों के लिए सेम साइन कन्वेंशन है, अदरवाइज हर बुक में क्या है, उल्टा है कि ईएमएफ के लिए कुछ और साइन कन्वेंशन है और आईआर के लिए कुछ और साइन कन्वेंशन है, जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ पे दोनों के लिए क्या रखा, सेम साइन कन्वेंशन रखा कि प्लस से माइनस गए तो माइनस और माइनस से प्लस गए तो प्लस, चाहे वो आईआर है चाहे वो ईएमएफ है। तो जैसे मैं इस डायग्राम में किरचॉफ लॉ आपको लगा के दिखाता हूँ, वोल्टेज लॉ। इस वाले डायग्राम में देखिए सबसे पहले कैसे वोल्टेज लॉ लगेगा। हम चलते, अच्छा लूप कैसी भी हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो मान लो मैं लूप ले रहा हूँ DEFCD, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो मैं D से E गया, इस वाली ब्रांच में क्या करंट है, करंट भी देखेंगे, I1 प्लस I2 चल रहा है इस ब्रांच में, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस आई2 इंटू आर, मैं जा रहा हूं प्लस से माइनस, मैंने करंट के एरो नहीं देखने, अपना मोशन देखना है कि मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं। डी से ई जा रहा हूं तो मैं जा रहा हूं प्लस से माइनस, तो घटे, तो I1 प्लस I2 इंटू R3, फिर पहुंच गया ई पे, ई से एफ कुछ नहीं, अब देखो सेल माइनस से प्लस, तो सेल को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करते, वो खुद एक ईएमएफ है, तो ईएमएफ E2 आ जाएगा। अब यहां पे चलेंगे, देखो प्लस से माइनस, तो I2 है इस ब्रांच में, I2 इंटू R2, प्लस से माइनस घटे, I2 R2 इक्वल टू 0, बन गई इसकी लूप। चाहे ऐसे चल पड़ो, इस वाली लूप में हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, CBAFC, इस वाली लूप में देखो C से B गए कुछ भी नहीं है, माइनस से प्लस, प्लस लेंगे, माइनस से प्लस बढ़े, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I1 R1 प्लस का, अब देखो प्लस से माइनस जा रहा हूं तो ईएमएफ नेगेटिव, अच्छा यहाँ पे माइनस से प्लस गया था, प्लस होना था, सॉरी। इस वाली लूप में देखो DEF, F से जब मैं इधर को जा रहा हूँ तो F से E, माइनस से प्लस, प्लस का लेना है इसको। ऐसे अब यहाँ पे मैं माइनस से प्लस गया हूँ तो प्लस का लिया, I1 R1, प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो माइनस E1, फिर इस तरफ गया माइनस से प्लस, प्लस E2, और फिर प्लस से माइनस, माइनस I2 R2। तो ये कंफ्यूजन ना हो साइन कन्वेंशन के लिए, इसलिए हमने एक ही रखे, प्लस से माइनस गए तो माइनस, माइनस से प्लस गए तो प्लस। तो ऐसे लगता है किरचॉफ लॉ। अब इसी पे बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज। सिमिलरली PQRS, अगर चार ऐसे रजिस्टर है कि वो ऐसे अरेंज्ड है एक ब्रिज की फॉर्म में, और बीच वाली जो ये गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, तो हम इस ब्रिज को बैलेंस बोलेंगे। अगर डिफ्लेक्शन हो रही है तो अनबैलेंस्ड होएगा। तो बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन है P/Q इक्वल टू R/S। एक ब्रिज बैलेंस कब होएगा, जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होएगी। इसमें भी किरचॉफ लॉ लगाते, देखिए इसका साइन हम ले लेते हैं प्लस, जैसे ये रजिस्टर में करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो इसको प्लस ले लिया, इसको माइनस ले लिया। इस गैल्वेनोमीटर में यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो प्लस माइनस, इसमें यहाँ से बाहर आ रहा है तो माइनस, यहाँ से एंटर कर रहा है प्लस, यहाँ प्लस माइनस, इसमें यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब हम सबसे पहले इस लूप में मूव करते हैं, ABDA लूप में चलते हैं। तो देखिए ABDA लूप में क्या होता है, इन लूप ABDA, A से B जा रहे हैं, देखो प्लस से माइनस घटे, I1 इंटू पी का साइन नेगेटिव, फिर इधर आ गए B से D की तरफ, IG इंटू जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G होता है, तो IG इंटू जी, प्लस से माइनस घटे, IG इंटू जी। अब इस तरफ आ गए, यहाँ पे I2 है तो I2 हम इधर को जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो बढ़े I2 इंटू R इक्वल टू 0। अब इस वाली लूप में चलते हैं, BCDB, इन लूप BCDB, B से C गए, प्लस से माइनस घटे, माइनस I1 माइनस IG के साथ क्या रेजिस्टेंस है Q, इस तरफ माइनस से प्लस बढ़े, I2 बढ़े मतलब पॉजिटिव, बढ़ना मतलब पॉजिटिव, प्लस माइनस से प्लस, फिर ये भी माइनस से प्लस, IG इंटू जी, IG इंटू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
अब बैलेंस ब्रिज की कंडीशन, जो ब्रिज बैलेंस है उसकी कंडीशन क्या है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब IG को क्या पुट करेंगे, 0। IG ही तो करंट है गैल्वेनोमीटर में, तो पुट IG इक्वल टू 0। यहाँ पे IG को 0 पुट कर दो, ये टर्म दूसरी तरफ ले जाओ, तो I2R के इक्वल क्या आ जाएगा, I1P। सिमिलरली यहाँ पे IG को 0 कर दिया और ये वाली टर्म दूसरी तरफ ले गए, तो ये उधर जाके I1Q हो जाएगा, और ये I2S इधर बचा, और ये वाली टर्म 0 होगी। अब इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को, 1 और 2 को। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो देखो I2 I2 I1 कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आएगा R/S इक्वल टू P/Q। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही एक और ब्रिज बेस्ड है, दैट इज मीटर ब्रिज। उससे पहले सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब होएगा, जब वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा, अगर उसमें से थोड़ा सा भी क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है या स्मॉल चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस में। ये जो सेंसिटिविटी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ फोर आर्म। उनकी जो फोर आर्म है उनकी मैग्नीट्यूड, रेजिस्टेंस कितना, उस पर डिपेंड करता है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन पे सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, then on interchanging the position of the galvanometer and the battery, there is no effect on the balance of the bridge. बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देंगे तब भी ब्रिज क्या रहेगा, बैलेंस ही रहेगा, उसकी बैलेंसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि 1 मीटर की वायर होती है ए से लेके सी तक, और ये है एक नोन रेजिस्टेंस और ये है एक अननोन रेजिस्टेंस। तो मीटर ब्रिज को अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले गैल्वेनोमीटर के साथ एक करंट सेंसिटिव डिवाइस होता है जिसे जॉकी कहते हैं, ठीक है। और ये है नल पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए इस वायर के ऊपर इसको धीरे धीरे स्लाइड करना होता है, और नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं होगी, मतलब डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 होगी, वो पॉइंट होएगा नल पॉइंट। तो सपोज करो हमने ऐसे मूव किया इस जॉकी को और L डिस्टेंस पे जाके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बंद हो गया, तो L हमारा नल पॉइंट हुआ, और जो बची डिस्टेंस है, क्योंकि ये 1 मीटर की वायर है, तो 100 माइनस L क्या होएगा, बची हुई डिस्टेंस होगी। तो हम प्रिंसिपल लगाएंगे फिर से वही, P/Q इक्वल टू क्या होता है, R/S। अब मान लिया कि स्मॉल r जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। तो L लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होएगा, L इंटू आर, इसको मैं P ले लेता हूँ, और 100 माइनस L का रेजिस्टेंस ये होएगा, इसको मैं Q मान लेता हूँ। यह है इक्वेशन 1, ये है 2 और ये है 3। तो 1 और 1 में पुट कर देते हैं इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को हम पुट करते हैं 1 में, पुट इन 1। तो हमारे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी, P/Q, P की जगह क्या डालना है, LR, और ये 100 माइनस L इंटू आर, इधर R/S, इससे कैंसल आउट हो जाएगा, S आ जाएगा 100 माइनस L/L इंटू आर। दिस इज दी अननोन रेजिस्टेंस S, ये नोन है, और L जो है यहाँ पे एक मीटर बना होता है, स्केल बना होता है, उससे आप L रीड कर सकते हो। L पता चल जाएगा तो R फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है जिससे अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये था मीटर ब्रिज। अब इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन है, तो देखिए इस क्वेश्चन में, using the Kirchhoff law to determine the potential difference between the point A and D when no current, यहाँ पे एक बोला हुआ है कि BE वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है। अगर इस वाली ब्रांच में करंट नहीं है तो इसका पोटेंशियल 0 होएगा ना, ये जो बैटरी है इसका EMF तो रहेगा। तो हम क्या करते हैं, A से लेके D तक किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो A पे वोल्टेज VA प्लस से माइनस, -6, फिर प्लस से माइनस, -3, इसका वोल्टेज 0 क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, और उस तरफ VD इधर चला जाएगा, VA माइनस VD इक्वल टू आ जाएगा 9 वोल्ट।
एक और तरीका था इसको करने का, पहले ये आर निकाल लेते। आर निकाल लेते कैसे, इस वाली लूप में किरचॉफ लॉ लगाते और इस बाहर बाहर वाली लूप में किरचॉफ लॉ लगाते। दो किरचॉफ लॉ लगाने के बाद हमारे पास आर आ जाता, फिर हम ए से लेके इस सी से होते हुए डी तक क्या लगा देते, किरचॉफ लॉ। ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ लॉ कैलकुलेट द करंट थ्रू 40 ओम एंड 20 ओम, 40 और 20 ओम रजिस्टर। अच्छा, इस वाली लूप में हम मूव करते हैं। सबसे पहले करंट यहाँ से I2 लेके जाओ और यहाँ से I1 लेके जाओ। अब I1 यहाँ से गया, I2 यहाँ से गया, I2 में से I1 इधर चला गया, तो जो बचा वो इधर I2 माइनस I1। अभी यहाँ पे मीट करेगा I1 इसको यहाँ पे मीट करेगा, तो यहाँ पे इसको I1 मीट करेगा। I1 ऐसे आ रहा है इधर से, I1 मीट करेगा तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब I2 अपनी बैटरी की तरफ जाएगा। इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस। तो सबसे पहले हम उस वाली लूप में लगा रहे हैं ए बी सी डी ए। तो ए बी सी डी ए में देखो कैसे लूप लॉ लगेगा। तो ए से बी गए, प्लस से माइनस से प्लस, तो प्लस का 80 आएगा, माइनस सॉरी प्लस से माइनस 20I1, प्लस से माइनस घटे 20I1 नेगेटिव का, फिर माइनस से प्लस, प्लस 40I2 माइनस I1। ये आ गई हमारी लूप पहले वाली, इक्वल टू क्या होता है, 0, इक्वल टू 0। अच्छा, नीचे वाली लूप में क्या आएगा, डी सी एफ ई डी। तो डी से सी की तरफ चलते हैं, प्लस से माइनस घटे, माइनस 40I2 माइनस I1। इस तरफ आगे प्लस से माइनस, माइनस का 10, क्या है इस ब्रांच में करंट, I2, फिर प्लस माइनस से प्लस बढ़े 40 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन सॉल्व करो, दो वेरिएबल है I1 I2। I1 जो है वो 20 ओम का करंट होएगा और I2 में से I1 को माइनस कर देंगे, वो 40 ओम का करंट होएगा। तो हमें क्या पूछा है, 20 ओम और 40 ओम के बीच का करंट पूछा है। ये डायग्राम देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है किन पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है, सेम। पॉइंट सेम तो पोटेंशियल सेम। बीच में अगर कोई रजिस्टर बैटरी कुछ नहीं है तो पोटेंशियल सेम होता है। जैसे ए और बी के बीच में कुछ भी नहीं है तो ए पे पोटेंशियल सेम है, बी पे और सी पे, इन तीनों पे सेम पोटेंशियल है, इवन आई पे भी सेम पोटेंशियल है। अब इस एच पे और जी पे और एफ पे और जे पे सेम पोटेंशियल है और डी और ई पे भी क्या है, सेम पोटेंशियल है। ये अलग अलग पेयर बता रहा हूं, यानी हमारा आंसर होएगा फर्स्ट वाले का ए बी सी आई, यहाँ पे सेम है, एच जी एफ जे यहाँ पे सेम है और बी और ई सेम है। ये तीन जगह इस पे सेम, इस पे सेम, इस पे सेम आपस में। अब करंट बताना है हमने बी जी के अकॉर्डिंग, बी और जी यानी बीच वाली ब्रांच में हमने करंट बताना है। इसके लिए अपने को टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगी। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये दोनों देखो सीरीज में, 5 और 5, 5 और 5 आपस में क्या है, सीरीज में, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 जो है इस 10 के साथ क्या है, पैरेलल में है, तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और वो 5 फिर इस एक से जुड़ेगा तो आर टोटल क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस आ जाएगा 6 ओम। तो करंट कितना आएगा, 6 डिवाइड बाई 6, बैटरी भी 6 की थी तो 1 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा। तो इधर 0.5 जाएगा और इधर भी क्या जाएगा 0.5, क्योंकि ये भी 10 ओम है इस ब्रांच की रेजिस्टेंस और इसकी भी, तो 0.5 ओम है इसका आंसर सेकंड वाली पॉइंट का, 0.5 एम्पियर। अब पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, R3 का कितना वोल्टेज है, R3 का रेजिस्टेंस कितना है 5 और करंट कितना आ रहा है उसमें 0.5, तो इसका वोल्टेज होएगा 0.5 इंटू 5 दैट इज 2.5 वोल्ट। अब इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए 5 रजिस्टर आए तो चेक करो व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। 2/4 का रेशियो कितना हुआ, 1/2
और 1/2 ये भी सेम बन रहा है, तो P/Q अगर रेशो सेम है ऐसे तो बीच वाले को निगलेक्ट कर देंगे, यही क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अगर रेशो सेम है तो ऊपर वाले 2 और 4 आपस में सीरीज में हो जाएंगे, तो सीरीज में उनका आंसर कितना हो गया 6, और ये नीचे 1 और 2 ये भी सीरीज में हो जाएंगे, तो इन दोनों का आंसर कितना हो गया 3। अब ये आपस में क्या हो गया पैरेलल में, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, तो फाइनल आंसर इसका आ गया 2 ओम। तो ये था तुम्हारा चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।